अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे चैप्टर नंबर 31 ऑफ नोज, दैट इज़ वेसोमोटर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, सबसे पहले हम वेसोमोटर राइनाइटिस देखेंगे। हमने एक्यूट राइनाइटिस भी कर लिया है, क्रोनिक भी कर लिया है, एलर्जिक भी कर लिया है। अब हम आ जाते हैं वेसोमोटर और नॉन एलर्जिक वाली टाइप पे। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। वेसोमोटर राइनाइटिस क्या है? दिस इज़ नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, लेकिन ये भी क्लिनिकली स्टिमुलेटिंग है और इसमें होता क्या है कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और स्नीजिंग होती है। ठीक है, बाकी भी कुछ इसके सिम्टम्स हो जाते हैं जो टिपिकल राइनाइटिस के हैं। इसकी पैथोजेनेसिस में क्या होता है? ठीक है, इसके पैथोजेनेसिस में हमारे पास क्या होता है कि नेज़ल म्यूकोज़ा में हमें पता है वेसल्स हैं, ठीक है, आर्टरीज़ हैं, अच्छी उसकी सप्लाई है और उसका वास्कुलेचर आप इस तरह से इमेजिन करें। नेज़ल म्यूकोज़ा का वास्कुलेचर के सेंटर में साइनोसॉइड्स को रेड से बनाते हैं। सेंटर में आपके पास वीनस साइनोसॉइड्स होते हैं। ठीक है, साइनोसॉइड्स मतलब पूलिंग होती है ब्लड वेसल्स की और उसके गिर्द स्मूथ मसल के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम नेज़ल आर्टरीज़ को इमेजिन करें तो वो इस तरह का पैटर्न होता है आपके पास वास्कुलेचर का। ठीक है, और यही आपके पास जो वेसल्स हैं ये स्फिंक्टर्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं और ये जो स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, ये स्फिंक्टर किस तरह से बना लेते हैं कि एक ओपनिंग बना लेते हैं। साइनोसॉइड्स के फिलिंग में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर कोई ब्लड वेसल ब्लड ला रही है, साइनोसॉइड फिल हो जाएगा, ये स्फिंक्टर की तरह खुल जाएंगे और इसी तरह स्मूथ मसल्स तो स्फिंक्टर की तरह बंद हो जाएंगे। जिस तरह आपके स्टमक में स्फिंक्टर्स होते हैं, ठीक है, GIT में होते हैं, तो वो सारे उसी तरह से काम कर रहे हैं स्फिंक्टर्स। स्मूथ मसल्स अरेंज होकर स्फिंक्टर बनाते हैं। जब वो बंद हो जाएंगे, ब्लड अंदर इकट्ठा हो चुका है जितना होना था, खोलेंगे तो साइनोसॉइड्स एम्प्टी हो जाएंगे। ये वाली बात है। अब आपकी बॉडी में किसी भी वजह से अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, कोई टेंशन की सिचुएशन है, स्ट्रेस की सिचुएशन है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उसकी वजह से क्या होगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, आपकी म्यूकोज़ा भी श्रिंक कर जाती है। ठीक है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में वेजो डायलेशन हो जाती है और साइनोसॉइड्स के अंदर फिलिंग हो जाती है। सिम्पैथेटिक में फिलिंग नहीं होती साइनोसॉइड्स में। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अगर बहुत ज़्यादा काम करता है तो ग्लैंड से भी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली काम है सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो भी आपका, अगर हम इमोशंस की बात करें कि वेसोमोटर राइनाइटिस की बेसिकली कॉज क्या है, तो इमोशंस या स्ट्रेस या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन जिसके अंदर आपके पास सिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है कि आपका जो नेज़ल म्यूकोज़ा है वो डिफरेंट स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो चुका होता है। ठीक है, बेशक टेम्परेचर चेंज हो रही है या नोज़ के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, या एयर आ रही है ज़्यादा कम, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू हो जाता है। फिर हम आ जाते हैं एबनॉर्मल रिस्पॉन्स। फिर आ जाते हैं सिम्टम्स के ऊपर। तो सिम्टम्स इसमें हैं आपके पास 4। पैरोक्सिमल स्नीजिंग यानी छींकें आएंगी वक्फे से। इसके अलावा एक्सेसिव राइनोरिया। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन एंड पोस्ट नेज़ल ड्रिप। ये 4 इसके सिम्टम्स हैं। साइंस में क्या होगा कि जो नेज़ल म्यूकोज़ा उसकी कंजेशन और हाइपरीमिया आपको नज़र आएगा। कॉम्प्लिकेशंस में वही पॉलिप्स और एट्रोफिक हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस। फिर ट्रीटमेंट में क्या करना है कि ट्रीटमेंट में आपने जो भी फिज़िकल फैक्टर उसको प्रोवोक कर रहे हैं, जैसे टेम्परेचर चेंज है, ह्यूमिडिटी है या एयर है या कोई भी ऐसा फैक्टर, उसको आपने अवॉइड करना है। दूसरा क्या काम करना है? एंटी हिस्टामीन और डीकंजेस्टेंट्स देने हैं। ठीक है, स्टेरॉइड्स वही वाली बात है, इन्फ्लेमेशन वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, सिस्टेमिक भी दे सकते हैं, टॉपिकल भी दे सकते हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी आपको रिमूव करना चाहिए। ठीक है, इवन कुछ पेशेंट्स में एंटी डिप्रेशंस वगैरह भी देने पड़ते हैं। सर्जिकल क्या आ जाता है आपके पास? नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन को आपने कैसे रिलीव करना है कि टर्बिनेट्स जो है, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन में हमने कहा कि हाइपरट्रॉफिक राइनाइटिस से टर्बिनेट्स की हाइपरट्रॉफी हुई हुई है, तो आपने उसको कम करना है। बाकी में पॉलिप वगैरह जो है, जो भी उसकी कॉज है, आपने उसको ख़त्म करना है। एक्सेसिव राइनोरिया जो है, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है तो आपने क्या करना है? जो पैरासिम्पैथेटिक सिक्रेटोमोटर फाइबर्स नोज़ तक आ रहे हैं, आपने उसको कट डाउन कर देना है। बाकी फॉर्म्स क्या है नॉन एलर्जिक राइनाइटिस की? बाकी जो फॉर्म्स हैं वो हम लिखते हैं। बाकी जो फॉर्म्स है बाकी फॉर्म्स नॉन एलर्जिक राइनाइटिस की, इसमें सबसे पहले आ जाती है ड्रग इंड्यूस्ड राइनाइटिस। ड्रग इंड्यूस्ड राइनाइटिस के अंदर एंटी हाइपरटेंसिव्स भी हो सकते हैं, एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग्स भी हो सकती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सेकेंड जो टाइप है वो है राइनाइटिस मेडिकामेंटोजा। इसमें क्या होता है कि
डीकंजेस्टेंट नेज़ल ड्रॉप्स ये डैमेज करते हैं, ठीक है, और उसी तरह से डैमेज कर रहे हैं जो पूरा प्रिंसिपल है राइनाइटिस का। तीसरी जो कैटेगरी है वो है राइनाइटिस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड भी हो सकता है। फिर एक और टाइप है हनीमून राइनाइटिस, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल एक्साइटमेंट। इमोशनल राइनाइटिस भी हो सकता है, राइनाइटिस ड्यू टू मेटाबॉलिक डिजीज़, सॉरी एंडोक्राइन हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अलावा गैस्ट्रेटरी भी हो सकता है, यानी स्पाइसी फूड खाने से जो होता है, या फिर नॉन एयर फ्लो राइनाइटिस। नॉन एयर फ्लो राइनाइटिस होता है जिसकी लेरेंजेक्टमी हुई भी होती है, ट्रैकियोस्टमी जिसके अंदर हुई भी होती है उसके अंदर होता है, और नोज़ को इस्तेमाल नहीं किया जाता एयर फ्लो के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो टर्बिनेट्स होते हैं उनको स्पेस मिलती है और उनकी स्वेलिंग हो जाती है, वेसोमोटर कंट्रोल ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है, और बाकी इसमें सच कोई बात नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेसोमोटर राइनाइटिस एंड अदर फॉर्म्स। थैंक यू सो मच।